शुरुआत करते हैं जिसका सब्जेक्ट है उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक एंड बुलाते हैं पैनलिस्ट को। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजीव सक्सेना जी से, हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर राजीव सक्सेना जी, सीनियर जर्नलिस्ट आगे बढ़ते ऑफ ताज प्रेस क्लब। सर आपका स्वागत करते हुए बढ़ते हैं तीसरे सेशन की ओर इस मीडिया कॉन्क्लेव 2021 में, जिसका सब्जेक्ट है उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक। दोस्तों हमारे बीच में पैनल में मौजूद है मिस गरिमा सिंह जी, नेशनल टीवी न्यूज एंकर, साथ साथ मिस्टर राजीव सक्सेना जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मिस्टर पवन आमरी जी, पोएट, मिस्टर अमरीश गौर जी, सीनियर जर्नलिस्ट एंड मिस्टर अनिल शर्मा जी, प्रेसिडेंट ऑफ ताज प्रेस क्लब। इसी के साथ साथ चलिए आगाज करते हैं अगले सेशन का। ओवर टू यू गरिमा जी। तो ऑडियंस श्रोताओं का सबसे पहले स्वागत और आभार कि लंबी परिचर्चा को दरअसल सुनने के लिए बहुत बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है और आप लोग बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। हालांकि मैं जान रही हूँ कि मीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानने और समझने की उत्सुकता तकरीबन हर एक व्यक्ति में होती है कि आखिर एक पत्रकार इतना पावरफुल कैसे होता है। पत्रकार कुछ भी कह सकता है, ये आजादी आखिर उसके पास क्यों है, कैसे है, वो कहाँ से गवान होता है, कैसे रन करता है तमाम चीजों को। तो टॉपिक दरअसल बहुत ही शानदार है, इसलिए आप सभी श्रोताओं को मुझे लगता है कि अच्छा ही लग रहा होगा। और अभी अगले सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं और वो सेशन दरअसल है उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक। बहुत ही हेवी वेट वर्ड है बौद्धिक श्रमिक, क्योंकि लेबर जो है या श्रमिक जो है उनसे तो हम परिचित हैं कि वो श्रम का काम करते हैं, श्रमदान करते हैं, लेकिन आखिर ये बौद्धिक श्रमिक क्या है भाई, और उस पर भी उपेक्षित है। तो ये बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन। ये जो बौद्धिक उपेक्षित वर्ग श्रमिक है, जिसको हमने श्रमिक का नाम दिया है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, और अगर कहा जाए आपसे कि इसी पर एक कविता हो जाए तो कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे इस वर्ग को तमाम लोगों से, उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक। सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि ये बौद्धिक श्रमिक क्या है। हर वो व्यक्ति जो देश के बारे में या समाज के बारे में सोचता है और अपनी कलम का प्रयोग करता है, अपनी वाणी का प्रयोग करता है और समाज को जागृत करने का प्रयास करता है, उसे हम बौद्धिक श्रमिक कहते हैं। अब श्रमिक शब्द जो है सन 2008 में एक असंगठित क्षेत्र का एक कानून आया कि जो संगठित क्षेत्र के हैं, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र आया, उस असंगठित क्षेत्र में जो स्थान मिलना चाहिए था वो कवियों को, कलाकारों को, चित्रकारों को, उन सभी को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि बड़े बड़े जरूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े मीडिया समूह में नौकरी करके या बड़े बड़े मंचों और चैनलों से प्रसारित होकर अपनी बात कह पाए। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आई। तो असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर यदि आप लेबर डिपार्टमेंट में जाकर पता करेंगे तो उसके बारे में यदि आप पता करेंगे तो जो निर्माण कार्य के जो श्रमिक थे उनको ही केवल सम्मिलित किया गया, उन्हीं को उन सुविधाओं का लाभ दिया गया। न कवि को वो लाभ मिला, न श्रमजीवी पत्रकार को वो लाभ मिला। इस देश में बहुत सारी चीजें कही गई, किसी ने परजीवी कहा, किसी ने आंदोलनजीवी कहा, लेकिन श्रमजीवी के लिए लोगों ने क्या किया, इस सत्ता ने क्या किया, सियासत ने क्या किया, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं किया। सारे लोग इस बात पर, आदरणीय अमिताभ जी बैठे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब उन्होंने अपनी कलम से लिखा और यदि उनके अंदर कोई ऐसा उद्वेग आया तो उनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, या वो बेरोजगार की स्थिति में भी आए, कुछ कोरोना काल की वजह से भी आए। अब यदि हम किसान आंदोलन की तरफ जाएं तो मंजूरी पूनिया और रक्षित सिंह, यदि वो आज किस स्थिति में है, यदि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, यानी कहीं ना कहीं जो बौद्धिक श्रमिक है वो एक शोषित वर्ग का
प्रतिनिधित्व करता है और आज वही श्रमिक के रूप में सरकार से अपेक्षा करता है। मेरी 2 लाइन है अमिताभ जी कि वो बड़े हैं, मन की बात करते हैं, वो बड़े हैं, मन की बात करते हैं, हम छोटे बस अमन की बात करते हैं। तो हम अपने मन की बात किससे कहें? इसके लिए यदि सरकार चाहे इस तरह का कोई कानून लाकर, यदि उनके कुछ कार्ड बन जाए, आदरणीय अमिताभ जी और गरिमा सिंह जी, आप बड़े चैनलों का बड़ा चेहरा है, लेकिन जो छोटे पत्रकार हैं, छोटे कलाकार हैं, जो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं, आज वो अपनी आइडेंटिटी के लिए यदि तरसते हैं, यदि उनका भी कहीं लेबर डिपार्टमेंट में कहीं कोई रजिस्ट्रेशन हो और उनको असंगठित क्षेत्र के कानून के तहत कुछ सुविधाएं प्रदान कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि ये हम सभी जो ऐसे उपेक्षित वर्ग है, जो उपेक्षित और शोषित वर्ग है, जो बौद्धिक शोषित वर्ग है, उसके लिए बहुत सारा लाभ, बहुत सारी योजनाएं सरकार चाहे तो लागू कर सकती है। वरना पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें, मैं एक बात बस कहना चाहूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा कि हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने बयान दिया कि हमारी पार्टी 50 साल सत्ता में रहने वाली है। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि वो बयान अमित शाह जी ने दिया था। हाँ, तो मैंने जब उनसे कहा था कि माना कि चुनावी प्रबंधन है अब तक आपके पक्ष में, माना कि चुनावी प्रबंधन है अब तक आपके पक्ष में, विकास की दुल्हन भी अच्छी लगती है, पर शयन कक्ष में पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें यदि यूं ही बढ़ती रहीं तो आप 50 साल तो रहोगे पर विपक्ष में। तो मुझे लगता है कवि, कलमकार और इनको स्थायी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और उसके लिए यदि कहीं उसकी रोजी रोटी पर संकट आए, तो जब और सरकारें मानती थी, सभी सरकारें मानती हैं कि असंगठित क्षेत्र के अंदर हम सब लोग शामिल हैं, उनके लिए भी, उनके लाभ के लिए भी कुछ योजना बनाई। बौद्धिक उपेक्षित श्रमिक, बौद्धिक वर्ग को हमने श्रमिक से इक्वेट किया, उसकी तुलना जो मैं समझ पाया इस विषय में। मैं बिल्कुल अलहदा और नई बात कहता, अच्छी लगे तो ताली बजा दीजिए, शायद नहीं सुनी होगी ऐसा मैं मानता। आज से 5000 वर्ष पहले जब इस देश की मनीषा, इस देश की ऋषि पर शब्द को एक नाम देने की कोशिश कर रही थी, गंभीरता से नहीं, बहुत अद्भुत बात। तो ऋषि ने उसका नाम रखा, नाम कुछ भी रख सकते थे, माइक, टेलीफोन पे, घड़ी, अंगूठी, बिछिया, चाहे जो नाम चाहे जिसका रखो, टुट्टू, पप्पू, मुन्नू, नाम में तो कहीं कोई दिक्कत है। उन्होंने उसको नाम दिया अक्षर। अक्षर क्यों नाम दिया, कभी सोचा? अक्षर नाम इसलिए दिया, आप संधि विच्छेद करें, आधन अक्षर, जिसका कभी क्षरण न हो वह अक्षर। यानी गीता में भगवान ने, कृष्ण ने कहा जाता सिद्ध हो मृत्यु, जो जन्मेगा वो जाएगा, देह अमर नहीं हो सकती, अमर है अक्षर। अब ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि मैं श्रमिक वर्ग से इसको नहीं जोड़ता। एक बार एक लखनऊ में कार्यक्रम था, उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री वहां थे, तो जब वो आए तो ताज होटल में था कार्यक्रम, तो पूरा होटल लगा हिल गया, 150 गाड़ी का काफिला है, मुझे लगा बिल्डिंग के नीचे आए, इतना कोलाहल जब प्रगटे। तो मंच से मैंने कहा उनसे, आपको पता है एक नई बात है, तुलसी और कबीर और सूर ये मुगलिया सल्तनत के दौर के लोग थे। जब मुख्यमंत्री का काफिला जिन्होंने देखा है, जब उनका भौकाल इतना टाइट है, तो जब ये तो आका शहर है, जब जिल्ली इलाही अकबर आजम निकलते होंगे तो कितना भौकाल होता होगा, क्या सोचिए, उस भौकाल की कल्पना करिए। अभी नवीन जी निकलेंगे मेयर, उन्हीं को भौकाल नहीं झेल पाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़ो, ठीक है ना। तो मसला ये, तुलसी उस वक्त एक लगोट, एक अदद लगोट में घूमते थे। 600 साल बाद हम देखते हैं अकबर इतिहास में चले गए, तुलसी जीवन में, कबीर जीवन में है, सूर जीवन में है।
पर जोरदार तालियां। एक बात और कहता हूँ इसी से, इसको और थोड़ा विस्तार दूं अगर। एक बच्चा 10वीं का इम्तिहान देने गया, हिंदी का पर्चा, ठीक है, उसमें आया, नहीं इतिहास का पर्चा, उसमें आया है मुगल सल्तनत का सबसे प्रभावशाली राजा बादशाह कौन था। उसने लिखा कि अकबर था, उसने दिने नहीं चलाया, अकबर था को पकड़ लीजिए आज जय अकबर था। अगले दिन हिंदी का पर्चा देने गया, उसमें आया विनय पत्रिका में कहा कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। लक्ष्मण कहते हैं कि चोट तो मेरे लगी हृदय में बाण, लेकिन पीड़ा प्रभु को है भगवान। तो क्या अर्थ, बच्चा क्या लिखेगा जब होगा इसका अर्थ लिखो। तो लिखेगा बच्चा तुलसी कहते हैं, अकबर था, तुलसी है, कबीर है, शाहजहां था, हुमायूं था, नेहरू थे, गांधी थे, निराला है, महादेवी है। इस अंतर को समझिए, अक्षर की महिमा को, गरिमा को समझिए, उसको डिग्रेड मत करिए, उसका अवमूल्यन मत करिए। अभी मैंने एक बड़े राजनेता से देश से पूछ लिया, मन से, मैं भी अपने घर का बेटा आदमी हूँ, मैंने कहा मुझे 5 भारत के 5 यशस्वी सम्राटों के 10 यशस्वी सम्राटों के नाम बता दीजिए। वो मंच पर 5 के बाद मुझे ध्यान नहीं आया। अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, फिर आ गया तो और ढूंढे। मैंने कहा कम से कम 10,000 राजा महाराजा इस देश में हो गए नामी, कोई नहीं जानता, लेकिन तुलसी को जानते हैं, सूर को जानते हैं, मीरा को जानते हैं, रसखान को जानते हैं, रहीम को जानते हैं। हम उस वंश के वाहक हैं, हमारा डीएनए वहां से मिलता, हमारा डीएनए राजाओं से नहीं मिलता। और जिस दिन राजाओं से डीएनए मिलने लगेगा, उस दिन हम अक्षर के लायक नहीं रहेंगे, हम थे में हो जाएंगे। राजा की आंख बंद हुई, राजा थे में परिवर्तित हो गया। राजा बहुत अच्छे थे, विधायक का कार्यकाल चुनाव हारा, विधायक थे, लेकिन सोम ठाकुर हैं आपके शहर। यानी कितने सांसद आए चले गए, कितने विधायक मेयर आए चले गए, लेकिन सोम तो है ना। इसलिए उस महत्ता को समझिए, हर वक्त खिलाफ, हर वक्त एहसास कमतरी को लेकर मत जियो, है ना। अरे तू सूर में तुलसी मीरा गालिब निराला के वंशज है भाई, हम ये करके आए होते तो फिर मैं अपनी बात करूंगा, दूसरा काम नहीं करता। इसलिए इतना अपने को डिग्रेड मत करिए, इतना अपने को छोटा मत मानिए। एक जवाहरलाल जी के समय में एक कवि सम्मेलन हुआ, पंडित जी की अभिरुचि रही, तो सीढ़ियां थी, दिनकर उनको ले जा रहे थे साथ, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि। पंडित जी का पैर फिसला, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, तो पंडित जी ने कहा दिनकर जी आपने बचा लिया। तो दिनकर ने जो उत्तर दिया वो हमारे वंश के पुरखों का उत्तर है, जिसको मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा जवाहरलाल जी, जब जब सत्ता का पांव फिसलता है हम संभालते हैं। दरअसल ये उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक की परिपाटी या परिकल्पना जहां से शुरू हुई होगी, अमिताभ जी ने उसका जवाब दिया है और कहा है कि भाई एहसास से कमतरी हमेशा लेकर चलना ठीक नहीं है। हमारे साथ इसी पैनल का हिस्सा है मिस्टर अम्बरीश गौर है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अम्बरीश जी, आप तक मैं पहुंचना चाहूंगी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप भी क्या इसी लकीर को बड़ा करने में विश्वास रखते हैं कि भाई ये बौद्धिक जो श्रमिक है ना, इसके साथ उपेक्षित मत जोड़िए, श्रमिक जोड़िए तो चलेगा, उपेक्षित मत जोड़िए, उपेक्षा मत लाइए। बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ इस समय इस पैनल का हिस्सा है और चर्चा को शुरू करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक, सर अम्बरीश गौर सर, आपसे मेरा सवाल था कि कैसे इस शब्द, बड़ा हैवीवेट टर्म है, उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक, कैसे समझा जाए इसको, क्या वाकई उपेक्षा जिसको हमने चिपका दिया है इस शब्द के साथ ये हो रही है क्या? मेरा मानना है कि उपेक्षित तो बिल्कुल ही लगना चाहिए, लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि आज अगर कोई सबसे ज्यादा उपेक्षित है तो बौद्धिक ही है, चाहे वो लेखक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो गीतकार हो, उसकी जब तक अहमियत ऐसी रहती है अगर यूज एंड थ्रू कर दिया जाए। मैं बहुत संगठित असंगठित क्षेत्र की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो सरकारी क्षेत्र है, लेकिन
मूल रूप से चूंकि ये पत्रकारों का एक एन्क्लेव है, इसलिए पत्रकारों की बात जरूर करता हूँ कि असंगठित और संगठित क्षेत्र से भी कम अगर पत्रकार की कीमत है तो वो है कि उसकी पेंशन है। अमिताभ जी, शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक पत्रकार की पेंशन रिटायर्ड होने के बाद 2500 से आते नहीं है। इस महंगाई के जमाने में 2500 रुपए की तो वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की गोली खाने के लायक भी नहीं रहता है। और जहां तक बात है, मैं रिटायर्ड शब्द इसलिए कहा कि वो सेवा काल से रिटायर्ड हो जाता है, लेकिन अपने विचारों से, अपने कलम से, अपनी सोच से रिटायर्ड नहीं होता है। जैसे वकील और डॉक्टर अनुभवी होने के साथ साथ ज्यादा प्रख्यात होते जाते हैं, ऐसी पत्रकार रिटायर्ड भले ही हो जाए लेकिन वो कलम का जादू अपना भूत बनेंगे। लेकिन आज के जमाने में बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। पत्रकार संगठनों के नाम पे बहुत बड़े बड़े संगठन दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए हैं। कोरोना काल में पत्रकारों को एक तरह से कत्लेआम किया गया, बुरी तरह से प्रताड़ित करके निकाला गया, लेकिन कोई आवाज नहीं उठी, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो भी किसी न किसी एक मीडिया संस्थान से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो पवन आगरी जी अभी कह रहे थे कि पत्रकारों का एक ऐसा लेबर से जुड़ना चाहिए, मैंने याद दिला दूं, जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत लगभग 45 साल पहले की थी, उस समय पत्रकार लेबर लॉ से गवर्न होते थे और लेबर इंस्पेक्टर और जो था, अगर उसकी कोई शिकायत थी तो लेबर ऑफिसर पे जाती थी, लेबर संस्थान पे जाती थी और बाकायदा उसको सुनवाई होती थी। श्रम कानून के अंतर्गत एक न्यायालय भी बने हुआ था। लेकिन आज पत्रकार ठेके पे रखे जाते, उन्हें एक कागज का टुकड़ा दे दिया जाता है, उससे लिखा जाता है आपकी नौकरी चाहे जब ली जा सकती है, चाहे जब ट्रांसफर किया जा सकता है, चाहे जब निकाला जा सकता है। इफ यू आर एग्रीड प्लीज साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो वो नौकरी पाने के लिए उस पर साइन करता है, उसको अपने हाथ कटा लेता है, उसके बाद उसके पास कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, कुछ नहीं होता है सिवाय। दूसरी बात, एक बार पत्रकार अगर निकाल दिया जाता है किसी संस्थान से तो दूसरे संस्थान में उसको नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो स्वेच्छा से नौकरी त्याग कर किसी दूसरे संस्थान में जाता है तो उसका स्वागत हो जाता है, लेकिन निकाले जाने के बाद तो बिल्कुल वो ऐसा हो जाता है, निजी प्राणी हो जाता है। अमिताभ जी की बात हो गई, ध्यान से सुनना। अमिताभ जी ने कहा, वो कह गया है कि पत्रकारिता में आओ, जरूरी है पत्रकारिता में आओ। अमिताभ जी, फिल्मी वो पत्रकारिता का ग्लैमर बड़ा खतरनाक होता है। एक बार किसी के मुंह लग जाए, एक कुत्ता था बहुत डर, वो रोज स्टूडियो में जाकर बैठता था, उससे कभी कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो एक फिल्म आई थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उस कुत्ते को मेकअप किया गया, उसके 2 शॉट लिए गए जंपिंग के, उसके बाद वो कुत्ता पूरे ताउम्र स्टूडियो के गेट पर बैठा गया और कहीं नहीं गया। ऐसी पत्रकारिता का हाल हो गया है कि एक बार खून मुंह लग जाए तो उसका छूटना बड़ा मुश्किल है। एक तरह का ग्लेवर ऐसा है वो। कलमकार को आजकल कम रह गए, कलमकार के लिए ये कहा जाता है कि आपके बड़े संबंध है, खबरें तो बहुत आती जाती रहती हैं, खबरें छोड़ो यार, विज्ञापन लाओ यार, रेवेन्यू लाइए, आपकी बहुत ज्यादा जान पहचान है। आपको सांसद जी जानते हैं, विधायक जी जानते हैं, उद्योगपति जानते हैं, सब जानते हैं, होटल वाले जानते हैं। खबरें तो यार 24 घंटे टीवी पे चलती रहती हैं, टेलीविजन पे आती रहती हैं और सब घूम रहे हैं। हमारे वो जितने रिपोर्टर है और जितने भीड़ वाले हैं सब घूम रहे हैं। इन्हें छोड़िए, आप रेवेन्यू लाइए, तुम्हारी तनख्वाह कहाँ से निकलती है? विज्ञापन से, विज्ञापन लाओ यार। क्या कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, जो जिस जमीनी हकीकत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर, हमारे साथ तो खैर बहुत हमारा ये ऑनर ही है, हमारे साथ प्रोफेसर एस.के. सिंह बघेल आगरा से आप सबों के सांसद हैं, उनका एक बार स्वागत हो जाए जरा तालियों से। सर, जो जमीनी स्थिति है, क्योंकि बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक आप शायद इन तमाम चीज़ों का हल आपसे तलब किया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है, तवक्को की जा सकती है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्थितियाँ
रणनीतियां जिनकी तरफ सर ने इशारा किया, क्या होना चाहिए पार्लियामेंट में, आप इस तरफ किस तौर पर विचार करेंगे या कौन सा प्रयास होगा, क्या होगा? मैं अवनीश जी की बात से सहमत हूं, लेकिन अभी भी इनका कोई बॉस है इसलिए ज्यादा सच नहीं बोल पाते। ज्यादा स्पष्ट बोलना भी खतरनाक हाँ, है आजकल। तो और मेरे तो इनका तो एक बॉस है, मेरे तो यहाँ सारे बॉस बैठे हैं। लेकिन जो उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक शब्द कहा गया है, अगर वो बौद्धिक है तो उपेक्षित होना नहीं चाहिए, और वो बौद्धिक है तो श्रमिक की श्रेणी में उसे नहीं रखना चाहिए। तो मैं केवल एक शब्द से सहमत हूं कि आप बौद्धिक हैं, उपेक्षित हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है। श्रमिक क्यों रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो दो शब्द लिखते हैं और उम्र भर गाते हैं, हम पोथियां लिखते हैं, उम्र दे जाते हैं। एक बार फिर से कह दीजिए। वो दो शब्द लिखते हैं और उम्र भर गाते हैं, हम पोथियां लिखते हैं, एक उम्र दे जाते हैं। बहुत खूब। जो दो शब्द लिखते हैं वो, मैं जब सभागार में आया था तो रामधारी सिंह दिनकर निराला जी से लेके मैं कुछ कवियों को पिछले 10 साल में 3 ही रचना पढ़ते हुए देख रहा हूँ। या ऑडियंस ऐसी है कि वही वाली सुनाओ। नीरज जी अब नहीं रहे, नहीं तो कारवां गुजर गया ही सुनना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दो शब्द लिखते हैं, लेकिन आप नृत्य प्रतिदिन लिखते हैं, नृत्य लिखते हैं। हालांकि मैं वहां बैठे हुए कह रहा था कि वो कवि हैं, हम आपके परिवार से कैसे मान लें उनको? नारद जी आपके परिवार के हैं। अगर पत्रकारिता रामधारी सिंह दिनकर, निराला जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत जी ने नहीं की है तो आपके एक हिसाब से वो आपकी श्रेणी में है कि आप बौद्धिक क्लास के हैं। लेकिन पत्रकारिता में आपके परिवार से शायद वो नहीं है। जैसे अमरीश जी कह रहे थे कि वो कह रहे हैं खबरें तो आई जाती हैं, विदिन सेकंड आ जाती हैं, सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, उनकी भी मजबूरी कि अखबार कैसे चले, और हमारी भी मजबूरी है। आज मैं अकेला इस देश का पॉलिटिशियन हूं जो विज्ञापन नहीं देता हूं, उसके बाद भी जिंदा हूं और 6 जन्म ले चुका हूं, ये 6वां है, तीनों सदन हो गए। इसलिए आज सार्वजनिक मंच से मैं स्वीकार करता हूं कि राजनीति में आने से पहले जिनकी भ्रांति है कि अगर राजनीति में आओ तो इतना आपका बजट पत्रकारों के लिए होना चाहिए और चुनाव में इतना होना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। बल्कि मेरे ऊपर आपकी है कि मैं जब आपके अखबार में जाता हूं तो उल्टी आपकी चाय पी के आता हूं। सही बात। शुरू में लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे राजनीति कर लोगे, हो रही है, जैसे भी हो रही है, सब लोग ये परिवार की तरह हैं कि हाँ, फिर ये भी नहीं होता कि एक अखबार को विज्ञापन दूं दूसरे को ना दूं। तो मैं समदर्शी हूँ। आज तक होर्डिंग अपने नहीं लगाए, वॉल पेंटिंग कभी नहीं की है। अच्छा, एक आज हमारा दर्द और सुन लो। अगर हम दें मिनिमम अखबार का विज्ञापन, मुझे लगता है तो पठनीय हो सकता है चश्मा लगाने के बाद, तो 10,000 का होगा। 4-5 अखबार हैं तो 50,000 हो गए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो दीनदयाल जी का पुण्यतिथि आएगी, दीनदयाल जी की तो जन्म और मृत्यु वाला आएगा, मुखर्जी जी का आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दोनों आएंगे, प्रधानमंत्री का जन्म आएगा, होली आएगी, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, नया साल आएगा, फिर ये बसंत पंचमी तक आजकल होने लगा, ये आएगा, ऐसे 10-12 है। समाजवादी पार्टी में जो राजनीति कर रहे होंगे तो लोहिया जी का जन्म मृत्यु होगी, नेताजी का जन्म होगा, फिर सरकार है तो सरकार का पहला साल होगा, दूसरा साल होगा, तीसरा साल होगा। इसको सबको मैंने जोड़ा तो ये 16-17 लाख का पैकेज होता है। और कुछ तो हमारे नए नए आए, वो मुहर्रम की भी मुबारकबाद देने के लिए अखबार में विज्ञापन में चले जाते हैं। उन्होंने सुना मुहर्रम आने वाली है, ये पार्टी में है, वो ये भी सारे जानते हैं कि वो दुख का त्योहार है, तो वो चले जाते हैं क्योंकि वो इसी से शहर को न करना चाहते हैं। तो मैं कुछ बच्चे अगर राजनीति में यहाँ बैठे हों, इतने अच्छे आगरा के पत्रकार हैं, हम गलती करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव अगर अमेरिका में मरता है तो हम बंद कमरे में छोटी शोक सभा करके प्रेस नोट लेकर के अखबारों में जाते हैं और सुबह उम्मीद करते हैं कि विद फोटो हम छपें
और उससे पूछो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव था, हमको नहीं पता है, ऐसा अखबार में पढ़ लिया। तो ये हमारी ये हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर हम 2 कदम चलते हैं, अगर कुछ भी धरना रैली प्रदर्शन थोड़ा सा भी कायदे का कर रहे हैं और कोई भी गुटवर्क कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मैं यहाँ 67 दिन छपाऊँ कंटिन्यूअस, क्योंकि 67 दिन में ट्रैक्टर लेके सैनिटाइज करने के लिए निकला, 67 दिन मैंने स्प्रे किया, 67 दिन मैंने कंटिन्यूअस बिना एक गैप के। यकीन मानिएगा कि आप 67 दिन आपने छापा, जबकि एक ही न्यूज होती थी, क्या आज पेट काट रहे हैं, या आज राशन कार्ड बना रहे हैं, आज स्प्रे कर रहे हैं, या सैनिटाइज कर रहे हैं। तो मुझे कभी कोई पत्रकारों से मिला निजी तौर पर इसलिए नहीं है कि कुछ करो, तो आप लोग जरूर आप लोग लिखते हैं, लेकिन हम घर बैठ के अगर उम्मीद नहीं कर सकते। पर बघेल साहब, मेरा सवाल थोड़ा सा इधर था, इससे वो तमाम चीजें पत्रकारों की जानिब आपकी जो कृतज्ञता है वो पहुंच रही है। यहाँ पर तमाम इस हॉल में पत्रकार बैठे भी हुए हैं, लेकिन बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आगरा, यहाँ के लोग, यहाँ के पत्रकार अगर आपकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देखते हैं, जैसा अभी सर ने जिक्र किया था, अमरीश सर ने जिक्र किया कि स्थिति खराब हुई, खासतौर से 2020 में स्थिति ज्यादा खराब हुई। आपको मैं नाम ही कोट कर दूं, कुछ दिन पहले, मतलब मैंने जब राजनीति की आंख खोली थी, मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, जब मैं यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष बन के आया था, राजीव सक्सेना जी जागरण में थे, राजू अमर उजाला में थे, और मिश्रा जी, मनोज मिश्रा सहारा में थे, और आज मैं मुझे अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 जुलाई 1993 की याद है। उस वाली में थे, बात वाली में। तो मेरे पास वो बात अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, राजीव भाई से मैंने पूछा कि रिटायर्ड हो गए, सभागार में थे भी राजीव, हमारे सबसे ऊपरी बैठे, तो उन्होंने जो पेंशन बताई, जो आपने पेंशन बताई, तो मेरे लिए वो आश्चर्यजनक किंतु सत्य बात थी। आपका आश्चर्य तब हुआ था जब असलम भाई ने पेंशन डोनेट कर दी थी, और आपने रात के 12 बजे करीब दौड़ा आके कहा, मैं कांग्रेचुलेट किया, फिर पेंशन जब पूछी तो आप परेशान हुए। जी। और इसमें लेटेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अजीब गरीब फैसला हुआ। आप सलाह करिए। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब है, इस बात से सहमत है कि वो पेंशन तो ओल्ड एज तो सुरक्षित होनी चाहिए ना, कोई सा भी जॉब है। जब हम श्रमिक के लिए, भौतिक श्रमिक के लिए नहीं, मनरेगा श्रमिक के लिए आज की तारीख में 3000 रुपए 60 साल होने पर केवल 54 रुपए महीने अगर वो देता है, तो 60 साल के होने के बाद टिल डेथ उसको 3000 रुपए महीने देंगे। एक वृद्ध व्यक्ति जो भौतिक नहीं भी है, उसको हम 500 रुपए महीने दे रहे हैं। एक विधवा को हम लोग 500 रुपए महीने दे रहे हैं। एक दिव्यांग को हम लोग 500 रुपए महीने दे रहे हैं। और नौकरी इतनी असुरक्षित है कि कभी भी आपके मालिक आपको बाहर कर सकते हैं। और एक और है कि एक जगह से अगर बाहर गए हैं तो दूसरा भी थोड़ा भय खाता है, असुरक्षा का माहौल पैदा, असुरक्षा का माहौल है। तो मैं सरकार ही पार्टी का एमपी हूँ, मैं इस मन से मांग करता हूँ कि जब इतनी ज्यादा हम लोग अंत्योदय की बात कर रहे हैं, जब अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना चाह रहे हैं, तो ये तो अंतिम व्यक्ति नहीं है, बीच का व्यक्ति। तो ओल्ड एज जरूर सुरक्षित होनी चाहिए, और इस मामले में होनी चाहिए चिकित्सा के मामले में। जी, पर दरअसल सर आप तो क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है ना, आप तो चेहरा है हमारा, तो आप उम्मीद नहीं करें, आप मांग ना करें, आप तो देने वाले हैं। दुआ करो कि गिवर है आप, दुआ करो कि देने वाले हस्ताक्षर हम बन जाएं। जी नहीं, अभी भी तो आपके पास बड़ा मंच है पार्लियामेंट का। बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, टेप हो रहा है सर। माने पूरी जिंदगी देने के बाद, और उस दौर से ये लोग गुजरे हैं जब मैं अखबारों में जाया करता था, पेपर वेट के लिए लकड़ी का गुट्टा होता था, ऊपर एक बाबा आदम का पंखा हुआ करता था, वो बहुत बदरंग कागज होता था जिस पर आप लिखते थे। मेरे घर के फंक्शन में आप 2 से 3 बजे आते थे, मैं हमेशा खाना बचा के इसलिए रखता हूँ कि आप पूरा थे अपने पूरा छाप छपवा के 2 बजे से 3 बजे के बीच में आप आते थे। सुबह आपको एक मीटिंग अटेंड करनी होती है जिसमें बीट वाली जो भी होती है, तो वक्त यातायात के साधन नहीं होते थे। तो मैंने तो वो दौर भी देखा, वो पीढ़ी यहाँ पर भी बैठी है। अगर कोई एज का होगा तो रिटायर्ड होने जा रही होगी, लेकिन बहुत मेहनत करके आप, लेकिन
मालिक आपसे कहता है, मालिक को अखबार चलाना है, फिर मालिक ये चाहता है ऐसे छपे, उसके ऊपर भी कोई मालिक है जो उस मालिक से कहता है तब ये छपे। तो ये सारा जो है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट सीकिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट। मेरे साथ अमिताभ जी हैं, 2 और खास मेहमान हैं, आप दोनों का मैं रुख करूंगी, लेकिन अमिताभ जी अभी आपके साथ एक पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर मौजूद है, एक सांसद यहाँ पर मौजूद है, एक प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। जैसा कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने तमाम चीजें रखी हैं कि मुश्किल दौर रहा, 2020 का जो दौर रहा वो खासा मुश्किल रहा, और उसने ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है वो बता दी पत्रकारों की कि भैया ये स्थिति है। आप उनसे क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे लगता है जो बात बघेल साहब कह भी रहे हैं, बुढ़ापा सभी का सुरक्षा, वो पत्रकार हो न हो, कथाकार हो न हो, सामान्य जन हो, विशिष्ट जन, और जो किसी भी पेंशन से आच्छादित नहीं है, कवर्ड नहीं है, देश का नागरिक, सरकारों को चाहिए उसके लिए पेंशन की व्यवस्था है। लेकिन मैं इसमें व्यवहारिक पक्ष ये देता हूं, क्योंकि सरकार भी हमारी हम सिंह बघेल सांसद है, हमने वोट दिया इस बी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें सरकार की आर्थिक स्थिति भी पता, देश की आर्थिक स्थिति भी पता, केवल वाणी से। मैं सोचता हूं एक ऐसी व्यवस्था हो कि एक न्यूनतम कंट्रीब्यूशन पत्रकारों के लिए सरकार तय कर दे कि जब आप सेवा काल में रहें, ब्रेक हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर दो। कई बार पत्रकारों के जीवन में ब्रेक भी होता है, साल भर बेरोजगार है तो काम, ऐसा थोड़ा फ्लेक्सिबल मोड में रख दीजिए। 100 रुपया महीना, 200 रुपया महीना, जो भी कर दे, 300 रुपया महीना जमा हो, और उसके बाद उसमें जो भी कमी बचे वो सरकार का अंशदान हो जाए उसमें, और एक ऐसी सम्मानजनक राशि जो एक महीने जीवन जीने के लिए न्यूनतम सुविधाओं के साथ ही सही, लेकिन जीवन जीने लायक स्थिति पैदा करे। ये काम सरकार को करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार को ऐसी योजना शुरू फिर कोई बात, अगर वैसी योजना के मतलब ब्लैंक चेक देने की बात करें तो फिर मैं उतना प्रैक्टिकल आदमी हूं, और मेरी तराजू का कोना इधर न झुका न उधर, इसमें जानते हैं। तब मैं कहूंगा पत्रकारिता के पेशे को एक सिस्टम से होकर गुजारिए, ये नहीं कि जिसको कुछ नहीं करने पड़े वो पत्रकार हो। बनाइए एक एंट्रेंस एग्जाम हो, एक पूरा कोर्स हो, उसके बाद पत्रकार हो। बोले भाई मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया, बोले बाकी क्या करते, बोले बाकी रियल एस्टेट, ये नहीं चलेगा और पेंशन भी नहीं ना। आप ऐसी व्यवस्था बनाइए, उस व्यवस्था में सरकार के अंशदान और हमारा अंशदान दोनों रहे। हेल्थ स्कीम उसमें होनी चाहिए, केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों तक जो स्कीम रहती है मैं उससे सहमत हूं। मान्यता का एक अपना झंझट है, केंद्र में अलग, राज्य में अलग, उसके टेंट्रम है, नखरे हैं। इस बेहतर हो, सूचीबद्ध हो, और पत्रकार जब वकालत पर भी एक सिस्टम लागू है भाई, इस देश का इकलौता पेशा है पत्रकारिता जिसमें कोई सिस्टम लागू नहीं है, तो जो चाहे लागू हो जाए। जी, इस सिस्टम की लागू होने की बात पहले कही जा रही थी। सर थोड़ा सा संक्षेप में हमें पैनल को समाप्त करना है, 2 और खास मेहमान। जब डेमोक्रेसी का 4 चौखंबा राज है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। कार्यपालिका बिल्कुल क्लियर है, विज्ञापन निकलेगा, रिटर्न देंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, तब वो कार्यपालिका के सदस्य होंगे। विधायिका का बिल्कुल है कि फॉर्म भरेंगे, टिकट मिलेगी, वोट पड़ेंगे, जीतेंगे तो विधायिका क्या नहीं हो रहा है। न्यायपालिका का भी है कि चलो नीचे से पीसीएच है, फिर एचजे है, तो इसके बाद सीधे कॉलोनियन द्वारा हाईकोर्ट में जाएंगे। मीडिया की परिभाषा तो बताओ ना, ये चौथे खंबे की परिभाषा मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जब अग्निहोत्री जी ने कहा तो उसकी बात थोड़ी बढ़ाना चाह रहा हूँ। जो हम लोग की पत्रकारों की फिल्मों में 70 के दशक में पत्रकार को अगर दिखाना है तो एक दाढ़ी बढ़ा हुआ, कुर्ता पहने हुए, पजामा पहने हुए, नीचे चप्पल कोल्हापुरी पहने हुए और झोला रखा हुआ और सिगरेट भी पीते हुए तो ऐसे एक पत्रकार की कल्पना करते हैं। अब चैनल देखते हैं तो क्या ये होता, तो मुझे लगता है कि सुंदर होना भी जरूरी है अच्छे पत्रकार के लिए। हाँ, वो हमने जामिया से किया है, वो अलग बात है। जामिया से
एक बहुत सुंदर लड़के या लड़की ने किया और एक ने नहीं किया, तो चैनल भी उसको अपॉइंटमेंट देगी कि थोड़ा देखने में भी थोड़ा, मेरे ख्याल से हम बड़ी स्पष्ट बात कर रहे हैं। तो ये अग्रवती जी की बात से मैं बिल्कुल इस बात सहमत हूँ। कुछ मापदंड को रखो ना, कोई रिटन हो, कोई बेसिक चीज हो, कोई एक एग्जाम हो। जैसे वकालत में ठीक है, एक समय जो कोई नहीं बन पा रहा था वो लॉ में एडमिशन लेता था, लेकिन तब ये नियम बनाया गया है कि अगर इतने परसेंट नहीं है तो बार काउंसिल आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती है। क्योंकि मैं आगरा कॉलेज में पढ़ाता थी तो मैं देखता था कि अपना लॉ में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, लॉ में कर डाला है। लेकिन फिर जब ये होने लगा तो फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ा कि हम उसको ही मानेंगे जो, मुझे याद नहीं है वो 55% है या 50% है, लॉ करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कहीं ना कहीं कुछ खो रहे हैं। जी, समाप्त करना है सर। और इसी आपसे पहले वाले सेशन में, आप क्योंकि थोड़ा सा देरी से पहुंचे, पहले वाले सेशन में इसी पर बात हुई और बाकायदा एक रेफरेंडम भी हुआ कि क्या पत्रकारिता में आने वाले लोगों के लिए भी कोई यूपीएससी जैसा एग्जाम कंडक्ट कराए जाने की देश में इस समय आवश्यकता है। और यूपीएससी जैसी ना करो तो लेखपाल जैसी तो कर लो, प्राइमरी टीचर जैसी कर लो, यूपीएससी जैसी ना कर लो। जी, तो हालांकि सर क्योंकि विधायिका में आप हैं और कानून बनाने की जिम्मेदारी आप ही लोगों के कंधों पर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चंद वर्षों में, आने वाले जो भी वर्ष है, ये कहेगा कि सरकार नियंत्रण करना चाहती है। अभी तो पहले वाले दबाव ही नहीं झेल पा रहे, पहले वाले दबावों से परेशान है कि सत्ता चुनौती है, एक और चुनौती के लिए नहीं तैयार है। खैर, दो पैनलिस्ट है, बहुत सर माफी चाहूंगी आप लोगों से कि बहुत कम समय आप लोगों को दे पाऊंगी। हमारे साथ राजीव सक्सेना जी है और हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं। राजीव जी, आपसे एक छोटा सा रिमार्क इसी पर, हालांकि आपने बहुत लंबा सफर है आपका पत्रकारिता का, ये जो उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक वाली जो बात है, स्थिति कैसी है, वाकई विकट है क्या पत्रकारों के लिए जमीनी स्तर? आपको मालूम है, मैं काफी टाइम करता हूँ, कई चीजें देखी। अभी भी हम लोगों के केस वेस चल रहे हैं, तमाम बहुत चीजें हैं, और मैं बाकायदा रिटायर्ड आदमी, पूरी पत्रकारिता करके रिटायर्ड हुआ, इसलिए मेरा अनुभव थोड़ा अलग टाइप है। और मैंने बहुत इंस्टीट्यूशन चेंज नहीं किए, मैं एक ही में काम करता था और मेरा इसलिए कम झंझट का और काफ़ी जर्नलिस्टों के संग, सीनियर्स के संग काम करने का मौका मिला। सबसे पहली बात तो ये, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में केवल वही पत्रकार आते हैं जो कि कहीं नौकरी करते हैं, जबकि हिंदुस्तान की जर्नलिज्म में 80% आदमी वो हैं जो कहीं नौकरी नहीं करते हैं, फ्रीलांसर हैं, कंट्रीब्यूटर हैं, कंटेंट राइटर्स हैं। और जबकि हम जब भी बात करते हैं तो कहा जाता है वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, प्रेस एक्ट, इसके बाद वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट। तो जब हम वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में, मैं तो आता था, मेरे को तो पेंशन भी मिल रही है, कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, पर मेरे को लगा ये बहुत बड़ा गड़बड़ है, इसको दूर होना चाहिए, है ना। जब आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं ही नहीं, किसी के नौकर नहीं है, तो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में नहीं आएंगे। जब आप अब आपके सामने पहचान का संकट सबसे बड़ा है। तो मेरी कई बार जर्नलिस्टों के सम्मेलन में भी बात रही, मेरी एक रहा कि जैसे आप मेडिकल काउंसिल और बार काउंसिल बनाए हुए हैं, वैसे ही आप प्रेस का कोई नाम दे दीजिए, वो बनाइए। फिर कहा प्रेस काउंसिल तो बनी हुई है, प्रेस काउंसिल क्या है, मेरे से ज्यादा अमिताभ जी आप लोग सब जानते हैं प्रेस काउंसिल क्या चीज है। मेरा था कि कोई एक रजिस्ट्रेशन की बॉडी हो, जो मान्यता वगैरह का चक्कर है, उसमें भी ये है कि आप या तो 20 साल पत्रकारिता किए हो तो आप फ्रीलांसर हो जाएंगे, है ना, या फिर आपका जो आपको एम्प्लॉयर है वो लिख के दे दे तो आपकी मान्यता रिन्यूअल चलती रहेगी और आप हो जाएंगे। जब आप हैं ही नहीं वर्किंग जर्नलिस्ट तो फिर आपका कैसे होगा? सर्वाइवल का प्रश्न है, वकील का सर्वाइवल का प्रश्न नहीं है। वो बार काउंसिल में जाता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, प्रैक्टिस चालू कर देता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर का भी यही है, मेडिकल काउंसिल जाता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, अपना काम चालू कर देता है। तो मेरा ये था कि कोई ना कोई एक गवर्निंग बॉडी बननी चाहिए जो जर्नलिस्ट का रजिस्ट्रेशन करे। पहला तो इम्पोर्टेंट ये था, ये मैंने कई फोरम पे उठाया, ये बात अलग है, ये बात आगे तक नहीं गई। आज सुखद स्थिति है कि आप सब लोग वो हैं
कोई हमारी बात आगे तक ले जाने में सक्षम है। कम से कम प्रोफेसर बघेल साहब से तो मैं उम्मीद यही करता हूँ, साहब से यही करता हूँ। एक आइडेंटिटी का चक्कर सबसे बड़ा है। दूसरी चीज, जब बहुत देखा कि कैसे वो मामला, तो ये कुल मिला के मुझे ये लगा असंगठित क्षेत्र। फिर मैंने असंगठित वाला पढ़ा, 2008 में असंगठित क्षेत्र का श्रमिक का आया। कई लोगों ने कहा हम लेबर में नहीं जाना चाहते। मैंने कहा भाई वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट ही पूरा लेबर डिपार्टमेंट डील करता है, तुम जाना चाहो राजी राजी, नहीं जाना चाहो तो राजी राजी। तो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट लेबर डिपार्टमेंट करता है। मेरा यही है, असंगठित क्षेत्र भी ये आपके लेबर डिपार्टमेंट डील करता है, और तो ये असंगठित क्षेत्र का होना चाहिए। फिर असंगठित क्षेत्र की परिभाषा में ये है कि जो अन्य परिभाषाओं में नहीं आते संगठित क्षेत्र की में, और जिनका जीवन यापन ये है तरीका है, वो सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। थोड़ा सा संक्षेप। तो ये देखिए, ये मैं संक्षेप तो कर दूंगा, पर पूरी बात तो समझ में आने दीजिए, क्योंकि आपकी जो आपने प्रश्न उठाया है वो आपको मिलना चाहिए जवाब। तो असंगठित क्षेत्र में ये बौद्धिक लोग भी आए, कोई राइटर है, कोई आपके कंटेंट प्रोवाइडर है, कोई कवि है। अभी ये कोरोना काल में कई एमपी ने कहा भी कि हम इनकी क्या मदद करें, पर जब कोई आप 1,000 रुपये शायद भेजेगा लोगों के अकाउंट में जो रजिस्टर्ड श्रमिक थे, तो ये असंगठित क्षेत्र का एक क्लासिफिकेशन है, ये होना चाहिए नंबर 1। नंबर 2, असंगठित क्षेत्र क्या श्रमिक क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पूरा एक्ट बना हुआ है। 2017 में ये बाकायदा संशोधित होकर एक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो जब प्रॉपर्टी बनेगी, तो प्रॉपर्टी ओनर को तो आपने राइट दे दिया, आपका कोविड का इंजेक्शन तक प्रॉपर्टी राइट के चक्कर में रहा, पूना वाला का राइट कंफर्म होना चाहिए। तो ये जब राइट क्रिएट कर दिया और ओनर बना दिया प्रॉपर्टी का, तो लेबर भी तो था इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करने में। तो हालांकि आपके तमाम पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं, और जो कि मेरा ख्याल से कागजी कार्रवाई में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होंगे, लेकिन इस समय क्योंकि ये कंटेंट है तो आप लेबर पूछ रही थे, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब क्रिएट हुआ, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटर या वर्कर की चलिए, हर कोई हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं। मेरा आपसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्कर के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जगह है, और उनका आइडेंटिफिकेशन उस पर काम होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। मिस्टर अनिल शर्मा हमारे साथ हैं। सर बहुत संक्षेप में, बस महज 1 ही मिनट मेरे पास अंत में आपके लिए है, और थोड़ा सा समाप्त करते हुए इसको आगे बढ़ाएं टॉपिक को। मैं आयोजकों को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस पैनल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और शुरू से जो पहले और दूसरे सेशन थे, बहुत पत्रकारिता दशा और दिशा या पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियां, इन दोनों सेशन में बोलना बहुत आसान है। बोले नहीं लोग, सभी लोग बोले। ये हमारी बारी का जो टॉपिक आ गया, थोड़ा कठिन आ गया, उसमें क्रमशः ये सेशन सरल से शुरू हो रहा है जी। और वहां बैठा बैठा जब मेरा नाम पुकारा गया और आपने सब्जेक्ट पूछा, तो वहां उठते उठते मेरी तो समझ में ही नहीं आया कि ये इंटेलेक्चुअल क्या बौद्धिक श्रमिक, उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक, ये तब मेरी समझ में नहीं आया। मैं जब बहस से आया तो फिर मैंने आपसे कंफर्म किया, मैंने सब्जेक्ट क्या है, उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक। मेरे तो गले ही नहीं अपनी बात पत्रकारों के बारे में, लेकिन जब उसका खुलासा अमिताभ जी ने किया कि भाई इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, आप सूर कभी तुलसी का उदाहरण देके अमिताभ जी ने जब बताया कि भाई उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक तो राजा और बौद्धिक लोगों के बीच में जो अंतर हो सकता है, वो मेरा साहस थोड़ा वापस लौटा।
लेकिन सर श्रुति की माइक लेने वाली है, हमसे प्लीज थोड़ा मेरा अपना मानना ये था कि ये पत्रकारिता तो एक गॉस्पेल ट्रुथ ये है कि हाशिए में पड़े हुए आदमी की जवान की उनको जवान देने वाला एक जो पेशा, तो जो गरीबों, एक गरीब आदमी की पीड़ा को उसको उस यातना के सागर से पार उतार किसी साफ सुथरे बंदरगाह तक लाने का जो भार पत्रकार अपने कंधों पे अपनी लेखनी के जरिए ढोता, हो सकता है कि मैं उसको अपने उस बौद्धिक उससे अपने आप को रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था मैं, तो लेकिन फिर मैं लौट के जब ये देखता हूं कि वास्तव में हाँ है, उपेक्षित है, इस तरीके मैं तो उसमें अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं बड़ी प्रैक्टिकल उदाहरण आगरा की पत्रकार जगत में एक से मूर्धन पत्रकार लोग हमारे बीच में यहां भी मौजूद है। मेरा दावा है कि मेरी जानकारी में जितने पत्रकार हैं जिनकी 25-30 साल जिन्होंने अखबार की नौकरी में दिए, बमुश्किल 3 या 4 मेरी आंखों के सामने, किशन चतुर्वेदी, राजीव भाई और ओम आचार्य, ये 3 जने मेरी आंखों के सामने रिटायर हुए, सम्मान इनका रिटायरमेंट हुआ है। बाकी की इनकी पीढ़ी की जनरेशन के जितने भी पत्रकार हैं 43 और 50 साल की उम्र के बीच में, जब इनके बच्चे बड़े हो रहे थे, जब इनकी घरेलू जिम्मेवारियां पूरी होने लगी, तब उनको नौकरी से निकाल दिया गया। सर ये समस्याएं तो बहुत स्वेच्छा से कोई छोड़ के नहीं दिया, भाई हमने छोड़ा और उसी की तो आपसे ये उपेक्षा इसी समस्या के लिए कहा गया कि बुढ़ापा सबको सम्मानजनक मिलना चाहिए और उसी के लिए हम सबों को मेरे ख्याल से साझा जिम्मेदारी ओढ़ते हुए प्रयासरत भी होना चाहिए। तमाम खास मेहमान जो इस पैनल पे इस चर्चा में और इस बहुत ही हेवीवेट टर्म बौद्धिक उपेक्षित बौद्धिक श्रमिक इस चर्चा में तमाम लोगों ने जिन्होंने भी सहभागिता की, उनका सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। हमारे पैनलिस्ट हैं उनको स्मृति चिन्ह हम यहाँ पर प्रदान करें, तो मैं गुजारिश करना चाहूंगी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं मिस्टर सचिन सारस्वत जी, डायरेक्टर फ्रॉम आईफा। सर से गुजारिश है कि आप मंच पे आए मोमेंटो देने के लिए। आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सचिन जी से कि हमारे बीच में मौजूद है पैनल में मिस्टर राजीव सक्सेना जी, सीनियर जर्नलिस्ट, आप उनका सम्मान करें मोमेंटो के साथ साथ।